नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे हमारे संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज की खास चर्चा जो होने वाली है वो ये कि 7 समंदर पार ब्रिटेन में ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारतीय मूल के, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने पर भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और उसको लेकर के क्या राजनीतिक वाद प्रतिवाद हो रहा है, इसी पर करेंगे आज की खास चर्चा। और इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यकों की जो बदतर स्थिति है उसकी एक बार फिर से पोल खुली है और वो वहीं के विधायकों ने पोल खोली है। और साथ ही बात होगी साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और भी होंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर, कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। भाजपा ने पंजाब में पराली जलाने में नाकाम रहने पर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा लंबे समय से पराली पर आगाह किए जाने के बावजूद नहीं की कोई कार्रवाई। चक्रवाती तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में मचाई भारी तबाही। तूफान के टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान हुए क्षतिग्रस्त। तूफान टकराने के बाद हुआ कमजोर। असम में भी देखा गया तूफान का असर। भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत में शाम 4:29 से शाम 5:42 तक रहेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक बकिंघम पैलेस में आज किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई और वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। और केन्या में 2 भारतीयों के लापता होने के मामले में विदेश मंत्रालय लगातार केन्या सरकार के संपर्क में। केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग ने केन्याई राष्ट्रपति से मामले की जांच में तेजी लाने का किया आग्रह। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और चर्चा करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। और आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली है वो इसी पर होगी कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कुछ ही देर में, लेकिन उनके ऊपर क्या कुछ यहां पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा, क्या वाद प्रतिवाद हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए कि ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बकिंघम पैलेस में आज किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। और ऋषि सुनक के बारे में अगर हम बताएं आपको तो पहला भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ ऋषि सुनक को। इसके पहले भी प्रधानमंत्री पद के दौड़ में वो शामिल थे, लेकिन अब बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई, वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने को उत्सुक हूं, यह पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मुल्कों के रिश्ते में और अधिक बेहतरी की उम्मीद जताई है। लेकिन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भारत को इंग्लैंड से सीख लेने की नसीहत दे डाली है और यह बयान कितना गलत है उसको हम आज करेंगे चर्चा। बीजेपी ने पी चिदंबरम के बयान पर दिया जवाब, कहा उनकी याददाश्त कमजोर है। बीजेपी ने याद दिलाया भारत में अल्पसंख्यक तबके से बने हैं राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बने हैं मनमोहन सिंह। भारत ने सभी को दिया है सम्मान, सबका साथ सबका विकास का पीएम मोदी ने दिया है मंत्र, उसी रास्ते पर भारत चल रहा है, चलता रहा है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के ऐलान के साथ भारत समेत दुनिया भर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऋषि सुनक के ससुर और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने भी उनको बधाई दी है। लेकिन हम जो इस पर चर्चा करने वाले हैं तो चिदंबरम का एक ट्वीट है। पी चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पहले उस ट्वीट को देखिए कि उन्होंने लिखा क्या है। फर्स्ट कमला हैरिस, नाउ ऋषि सुनक, यानी पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। द पीपल ऑफ द US
and the UK have embraced the non-majority citizens of their countries. यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने ये किया है उससे हमें एम्बेरसमेंट हुई है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज पर। और हम जो चर्चा कर रहे हैं सर वो ये कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन हमारे यहां पर ये कुछ नेता क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर कि भारत को सबक लेना चाहिए। भारत में कौन से पद पर जो सभी समुदाय के लोगों को आसीन नहीं किया है, उसके बावजूद इस तरह का बयान, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा जी, आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है। भारतीय मूल के बहुत ही योग्य, काबिल, सक्षम नेता आज बन रहे हैं भारत के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो उनका अभिनंदन। ये देश के लिए गौरव का दिन है, सारे भारतीयों के लिए, दुनिया भर में है उनके लिए गौरव का दिन है। मुझे लगता है कि इसको उसी रूप में देखना चाहिए। आज कमला हैरिस जी अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। दुनिया के कई देशों में भारतीय मूल के लोग मंत्री बने हैं जी। मैं तो एक बात ये भी कहूंगा, आप देखिए कि क्या फिजी, क्या बाकी देशों में, मॉरिशस, ब्रिटिश गायना, जो मजदूरों के बेटे गए थे वो भी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। तो बस, और ये सभी उस मुल्क के लिए पूरे समर्पित भी हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि अपनी परंपरा को याद रखो लेकिन अपने देश का पूरा सम्मान, उसी रूप में देखना चाहिए। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं जी, और हम उनका बहुत ही शुभकामना, अभिनंदन करते हैं जी। बिल्कुल, ये शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी हैं, मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। लेकिन जिस तरह के कुछ बयान, मैं नाम लेकर बोलता हूं, पी चिदम्बरम जी का, महबूबा मुफ्ती का, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो तो पूरी तरह से गलत बयानी है। क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है, हमने जिस तरह से समेकित तरीके से अपनी राजनीति में सभी को प्रतिनिधित्व दिया है, उसमें तो ये कहा जाएगा कि ये बयान बिल्कुल गलत बयानी है। आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से यही बात कहूंगा जी। भारत में एपीजे कलाम बने राष्ट्रपति, बिल्कुल, सरकार में अपने रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता थे। बहुत बड़े योग्य हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। ये सब बने हैं, पहले जाकिर हुसैन भी बने हैं, याद करिए, बहुत लोग बने हैं। तो भारत तो समावेशी देश है ना, विविधता का सम्मान करता है ना जी। तो ये उन लोग को समझना चाहिए। अब आज के दिन मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही शब्द है, भारत के लिए, भारतीयों के लिए योग्य दिन है। हमारे ऋषि सुनक जी सफल हों, योग्य प्रधानमंत्री बने, काबिल व्यक्ति हैं, और भारत और इंग्लैंड की रिश्ते और मजबूत बने, मेरी यही कामना है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हम सब बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं उनको। हमारे प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनको शुभकामना दी है। लेकिन एक बात, ये बात सही है कि राजनीतिक चर्चा की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की चर्चा छेड़ दी है सर, आप देख लें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंदर में पी चिदम्बरम जी गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद क्या ऐसी उम्मीद थी उनसे कि वो इस तरह की बात करेंगे? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जी। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति का स्तर क्या हम इस तरह गिरा देंगे? इसीलिए मैं कहूंगा कि आज का दिन जी, ये बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात हुई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज उस बड़े उपलब्धि को बड़े दृष्टिकोण से राजनीतिक विवाद के ऊपर देखना चाहिए जी, और उसी रूप में देखूंगा। और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है, और हमें उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिल्कुल, उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और यही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जो त्याज्य होती हैं और कुछ चीजें ग्राह्य होती हैं। तो ग्राह्य वही बातें हैं जो आप कह रहे हैं सर, लेकिन कुछ बातें जैसे महबूबा मुफ्ती ने भी उसी तरह की बातें कर दी जिस तरह के पी चिदम्बरम जी ने की। तो ये अल्पसंख्यक कार्ड नाहक भी खेला जाता है अपने यहाँ। जी बिल्कुल है, उसका जवाब मैंने अपने ट्वीट में दे ही दिया जी। क्या जम्मू कश्मीर में कभी
लोग किसी अल्पसंख्यक को वहां पर मुख्यमंत्री बनाने का विचार करेंगे। जी देखिए, देश में वही बनेगा जिसको देश की जनता पसंद जी। है। यही तो भारत के लोकतंत्र की ड्यूटी है। हाँ। इसलिए आज मैं यही कहूंगा कि कृपा करके हाँ। क्यों नहीं भारत एक स्वर में बोले हाँ। इस महान दिवस पर अभिनंदन करे ऋषि हाँ। सुनाक की उपलब्धता का, हाँ। उनको बधाई दे और बिल्कुल। अच्छे भारत ब्रिटिश संबंधों के कामना करते हुए हमारी शुभकामना होनी चाहिए जी। मेरा आज ये विचार। बिल्कुल। और आप जाते जाते एक और टिप्पणी जरूर करते जाएं। केंद्रीय मंत्री के बड़े पद पर आप कई बार रहे हैं। ऋषि सुनक पहले भी दौड़ में थे, लेकिन अब आखिरकार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दुनिया के लिहाज से, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते के लिहाज से आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? मुझे लगता है कि रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। आज भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन रहा है। दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, अभी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश का जिस तरह से अर्थशास्त्र में, आर्थिक क्षेत्रों में विस्तार किया है, उसको दुनिया मानती है। भारत आज दुनिया के बहुत ही संबल, सुरक्षित ताकत है, बहुत ही परिपक्व नेतृत्व है देश का। तो दुनिया भारत की ओर देखती है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन में, ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों में, टेक्नोलॉजी में भारत और इंग्लैंड के बीच बहुत काम करने की। बिल्कुल। ये इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज का दिन राजनीति करने का नहीं है। बिल्कुल 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ऋषि सुनक को शुभकामनाएं हैं, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, इसलिए राजनीति की जरूरत इस पर नहीं है। यही बात सच है, यही बात सही है। लेकिन ये बात भी है कि कुछ नेता अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहे हैं और उनको जवाब दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने जवाब में। की आदत है कि जो हमारे देश की समावेशी संस्कृति है उस पे इनकी साजिशी और सन की विकृति हमेशा हावी हो जाती है। एक तरफ देश जो है वो समावेशी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इनकी जो है वो सन की विकृति, इससे ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। इनको ये भूल जाते हैं कि इसी देश में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, इसी देश में APJ अब्दुल कलाम साहब देश के सबसे सर्वोच्च प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह जी, और एक लंबी श्रृंखला है। तमाम जो संवैधानिक पद हैं उस पर जो है वो कभी जाति, धर्म और कुनबा ये नहीं महत्व रहा, काबिलियत महत्वपूर्ण रही। तो ये जवाब दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। और वही बात हम कह रहे थे कि भारत में तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सभी पदों पर आसीन रहे हैं, आज भी हैं। ऐसे हमारे यहाँ हमेशा से नज़ीर रहा है, सबका साथ सबका विकास। और हम आज इसी पर चर्चा अब करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास तौर पर जो मेहमान जुड़ रहे हैं, शेखर अय्यर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। राहुल लाल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और राजीव कुमार पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। मैं शुरुआत सबसे पहले आज राहुल लाल जी से करता हूं। राहुल लाल जी, ये बताइए कि पी चिदंबरम बड़े नेता कांग्रेस के, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो कैसे भूल गए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंदर में उन्होंने वित्त मंत्री और विदेश गृह मंत्री के तौर पर काम किया है और वो बयान दे रहे हैं कि भारत को ब्रिटेन से सीख लेनी चाहिए। भारत तो बहुत पहले से दूसरों को इस मामले में सीख दे रहा है। राहुल लाल जी देखिए, उनका जो पूरा संदर्भ है, पूरे अगर ट्वीट को पढ़ते हैं तो उन्होंने जो सारा इशारा किया है वो बहुसंख्यकवाद के राजनीति करने वाले दल के ऊपर। और भारत में बहुसंख्यकवाद की राजनीति कौन सा दल कर रहा है? वो भारतीय जनता
पार्टी कर रही है। अच्छा। कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी के पुराने सरकार में जाए और कांग्रेस के सरकार में जाए, तब तो हम लोग को अल्पसंख्यकों को ऊपर वरिष्ठ उच्च पदों पर जाने के लंबी बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं कि वो खुद जो है कि वित्त मंत्री रहे या गृह मंत्री रहे, वो मनमोहन सिंह सरकार में ही रहे, तो कांग्रेस की वो सरकार उन्हें वो कांग्रेस की सरकार में वो जिम्मेवारी मिली मनमोहन सिंह जी को, उनके गुणवत्ता के कारण भी और शास्त्री होने के कारण भी। वो अगर थे अल्पसंख्यक तो वो कहीं से बाधा नहीं बनी, जो स्थितियां अभी हम लोग देख रहे हैं ब्रिटेन में हो रही है। लेकिन बीजेपी से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कब ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति बंद कीजिएगा। आज पहली बार स्वतंत्र भारत में ये स्थिति है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लोकतंत्र में तो भाई भागीदारी भी होती है, वो भागीदारी आप देने के लिए तैयार नहीं। राजीव जी से ले लेते हैं जवाब, राजीव जी से जवाब लेते हैं। राहुल जी, राजीव जी दीजिए जवाब। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, दीजिए जवाब। सबसे पहले भारत के सभी देशवासियों को आज बधाई है। पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के एक दिन पहले पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने हराया और उसके बाद कल जो न्यूज आया ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बनने हैं, इसके लिए भी बधाई। अब इसमें दो बातें हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखिए तो कहां पर महिला अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अगर आप देखिए अमेरिका से पहले, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कोई सर्वोच्च पद पर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी महिला रही है, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो हमारी आर्मी है, देश की जो सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक, उसके भी सर्वे सर्वाओं में अगर आप जाकर के देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरलों की सूचियां, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ अगर आप जाएंगे देखेंगे जस्टिस केहर, जो 4 जो क्षेत्र है उसमें जो जुडिशियरी है उसमें चीफ जस्टिस केहर थे। तो मैंने आपको बताया कि भारत में किस प्रकार से सभी इलाकों में अगर आप देखें, सभी क्षेत्र में अगर आप देखें, मिसाइल मैन हमारे यहाँ कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी है। और इतनी बड़ी बात, देखिए राष्ट्रपति तो थे ही वो, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था, जो काम कर रहा था, वो उसको भी उन्होंने। राहुल जी आ रहा हूँ। राहुल जी बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, प्लीज। ठीक है, अभी आप पहले पूरा कीजिए। तो इस परिस्थिति में मैंने आपको कई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, बिहार में मुख्यमंत्री रहे, कई जगह मुख्यमंत्री। देखिए क्या है ना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण, मैं खुल कर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो वोक कम्युनिटी है इंडिया में, इन वोक सबको सर में दर्द हो गया कि कैसे एक सनातनी पाकिस्तानी बना। तो वाह वाह वाह। और जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे लंदन में, तो यही जो वोक है और जिसका प्रतिनिधित्व आपके पैनल में राहुल लाल जी कर रहे हैं, लेते हैं जवाब। राजीव जी, ये इसके कारण से ये सब हो रहा है। तो राजीव जी आपको भी बधाई, देश के लोगों को बधाई। ठीक, लौटता हूं आपके पास, बने रहिएगा और आपके पास आता हूं राहुल जी, लेकिन उससे पहले जरा शेखर जी के पास भी चलते हैं। शेखर जी, महबूबा मुफ्ती तो इस तरह के बयान देती रही हैं, हमने कई बयान उनके इस तरह के सुने भी हैं, लेकिन पी चिदम्बरम कैसे चूक गए इस मामले में? उतने वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और मनमोहन सिंह जी के अंदर में मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद पी चिदम्बरम कैसे चूक गए? शेखर जी। बिल्कुल ललन जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इस कंट्रोवर्सी में कांग्रेस की घुसने की क्या जरूरत है जी। देखिए, ऋषि सुनाक यूके में बने हैं, उसके अलग अलग कारण हैं। क्योंकि पहले ये तो फर्स्ट चॉइस नहीं थे जी। पहले जो जिस तरह उस समय भी ये कहा जा रहा था, क्योंकि अभी भी यूके तैयार नहीं है एक पर्सन ऑफ कलर, यानी जो नॉन वाइट, तो उनको बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी में भी रहा कि भाई लिज ट्रस को ज्यादा वोट से उन्होंने जिताकर वो पीएम बनाया था। बाद में जो हालत बनी है वहां पे, जो आर्थिक जो क्राइसिस बनी है, ऐसे समय में उनको लग रहा है और कोई इसको सुधार नहीं सकता, केवल ऋषि सुनाक कर सकते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से कंपल्शन से 100 से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टीज एमपीज ने उनको चुना है। देखिए, ये वहां के जो राजनीति में एक बड़ा टर्न है ये, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड यूके तैयार नहीं था। अगर होता तो पहले चॉइस होते ये, क्योंकि जिस क्राइसिस में आज पहुंच गई है, जो आर्थिक क्राइसिस सामने है यूके के सामने, तो बजट प्रपोजल लाके जिस तरह वहां के जो वित्त मंत्री है उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर दोबारा दूसरा वित्त मंत्री आके उसको पूरा रिवर्स किए। वो क्राइसिस के वजह से ही वहां को लग रहा है
सारे कंजर्वेटिव पार्टी को लगा इस समय अगर कोई इसको सुधार सकता है, यूके को इस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है, और ऋषि सुनक। बिल्कुल। तो हमारे लिए जो बड़ी बात यह है, देखिए यूके कॉलोनियल पावर रहा, इतने पूरा विश्व भर में उनकी कॉलोनियस थी, तो इसीलिए अगर भारत में उसको अगर कोई जश्न मना रहा है, कोई उसको सेलिब्रेट कर रहा है, देखिए जहां कॉलोनियल पावर आज उस कॉलोनियल पावर की जो एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक जो अपने कॉलोनी से जो गए थे वहां पे, वो जाके आज प्रधानमंत्री बन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए गर्व की बात आ रही है। भाई देखो, एक समय आप हमारे पर राज कर रहे थे, आज हमसे ही कोई जाके खास तौर पर चर्चिल का वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने भारतीय नेताओं के बारे में दिया था, उसमें आज अगर चर्चिल होते तो जरूर उनको एकदम करारा जवाब मिलता है ना। मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल जी, राजीव जी ने एक बात कही कि लगता है कि वो जो जिस तरह से ऋषि सुनक बने हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदू प्रतीकों को लेकर चलने वाले हिंदू हैं, वो हिंदू प्रतीकों को माइनस करके नहीं चलते हैं, वो गर्व जिसको कहते हैं ना कि गर्व करने वाले हिंदू हैं। तो लगता है उसकी वजह से कांग्रेस को या महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं को इस चीज को लेकर के ज्यादा आपत्ति हो रही है। ये राजीव जी का कहना है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल जी? देखिए, ये तो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मूल विषय को भटकाने में काफी आगे रहती है, और वो भटकाने का इन्होंने असफल प्रयास किया है। भाई कांग्रेस के लोगों को क्या हिंदू होने पे गर्व नहीं है? बिल्कुल गर्व है, उन्हें भी गर्व है। कल जब जो है कि वो उनके प्रधानमंत्री बनने की बिल्कुल आधिकारिक घोषणा हो गई, हम लोगों ने भी दीपावली का जश्न बिल्कुल दुगने जोश के साथ मनाया, जैसा परसों वर्ल्ड कप में जीत के बाद मनाया था। तो ये तो पूरी देश की खुशी थी, और वो कांग्रेस पार्टी भी उस खुशी में उतने ही दुगने जोश के साथ शामिल है। सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति। देखिए यहाँ पे राजीव जी ने बड़े लंबे चौड़े उदाहरण दे दिए कि भाई देश में ये भी रहा है, वो भी रहा है। उन सच्चाइयों को कौन नकार रहा है? उन्होंने भी पीछे देवरन जी ने भी नहीं नकारा है। कांग्रेस ने तो तमाम लोगों को ऐसे मौके दिए ही है। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, अभी एपीजे कलाम का नाम ले रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थे और उसमें राष्ट्रपति बने थे वो, और सभी दलों का समर्थन सहयोग भी प्राप्त हुआ था। लेकिन सवाल है कि इस समय जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति जिस चरम स्तर पे हो रही है, वैसे में किसी अल्पसंख्यक के लिए क्या जगह है? आप देखिए, कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक, क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? तो आप जब मुस्लिम शब्द को सुनते इतना ज्यादा राजीव जी परेशान क्यों हो जाते हैं? सवाल ये है। ठीक है, जवाब लेते हैं बयान आपने सुनाया, लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं है अभी। ठीक है, जवाब लेते हैं इनसे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि चुनाव ना हो और सभी मान लें, और उस समय के विपक्ष ने उनको नहीं माना, तब उन्होंने लड़ने से इनकार किया था या दोबारा राष्ट्रपति बनने से इनकार किया था। चलिए, बाकी बात राजीव जी कहेंगे। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, दो बातें हैं जी। कुछ दिन पहले कमला हैरिस जी भी, वो भी भारतीय मूल की है, उसके लिए भी हम लोग उतने ही गौरवान्वित हैं। जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनी, तो ये जितने लोग जो आज ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं, जिसके अभी फाउंटेन हेड बन गए हैं चिदम्बरम साहब, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता थे, वो गृह मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनका बड़ा योगदान रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। तब ये सब लोग कह रहे थे देखो कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, जब अभी इससे जो पिछली सरकार जो 2-3 दिन पहले गिर गई, उसमें एक गृह मंत्री थे, वो भी भारतीय मूल की थी, लेकिन उनको भारत से घृणा थी। जो उन्होंने एफटीए के बारे में बात की, ये इंडियन आते हैं, यहाँ रह जाते हैं, तब इन लोगों को एकदम मजा आ रहा था, ओह क्या बात है, क्या बोल रही है, क्योंकि वो भारत को गाली दे रही थी। अब भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को सम्मान करने वाला, देखिए ऋषि सुनक जी कोई इंडियन नहीं है, वो वहां के हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि हमारी परंपरा का व्यक्ति, जब कोई हमारी परंपरा का व्यक्ति साउथ अफ्रीका से क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलता था, तो हमें अच्छा लगता था। हमें केवल अच्छा लगने की बात है। दिक्कत यह है कि उस समय अच्छा लगने वाले, जब आप भोजन कर रहे हो और वहां कोई विस्टा लेके आ जाए, यही काम भोजन करते वक्त सामने विस्टा रखने का काम चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती को तो मैं मानता नहीं हूँ। वो तो एक परिवारवाद की पार्टी थी, वो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी की प्रवक्ता है भाई। कम से कम भाषा तो सही रखिए। आप मेरी बात तो सुनिए ना, मैं भोजन कर रहा हूँ, उनको बात पूरी कर लीजिए। बात सुनिए, ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, भारत का 140 करोड़ आदमी खुश है, उस बीच में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या अपशगुन वाली बातें आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी भाषा पर। मेरा कहना है, आज हम इस पर क्यों डिबेट करते हैं? आज हम इस बात पर डिबेट करते हैं
हमारे सनातनी परंपरा का एक व्यक्ति है, एक यूरोप के देश में प्रधानमंत्री बनना है, आप समझ रहे हैं इसकी। लेकिन आज हम डिबेट क्या कर रहे हैं? ठीक है, पूरी दुनिया में मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में क्या बात चल रही है और पूरी दुनिया में क्या बात चल रही है, सुन लीजिए आप सब। आप जो कह रहे हैं होना तो वही चाहिए था। एक्स गृह मंत्री वहीं के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है राहुल गांधी? ठीक है, शुभ घड़ी में लेते हैं जवाब लेते हैं। राजीव जी जवाब लेते हैं। शेखर जी के पास पहले चलता हूं। शेखर जी, ये बात सही है ना कि आज तो चर्चा ये होनी चाहिए थी कि भारत के लिए गौरव का दिन है, लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ गैर जरूरी, कुछ गलत बयान हमारे नेता दे देते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? होनी तो ये चाहिए थी कि आज हम अच्छी चर्चा करते, सब लोग मिल करके बधाई देते ऋषि सुनक को। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की सारे रिएक्शन शुरू हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई दी ऋषि सुनक को। तो वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कर्तव्य भी है। नहीं, कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि आप यूके के जो इंडियन मूल के जो लोग हैं उनके और भारत के बीच में एक अच्छे ब्रिज हैं और इसकी वजह से भारत और यूके के बीच में संबंध आगे बढ़ेगा। उसका विशेष कारण है क्योंकि भारत और यूके के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट की लंबी समय से चल रहा है। हो सकता है इनकी दौरान उसकी सफलता में उसकी कंप्लीशन भी हो। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए आज अगर शशि तरूर कह रहे हैं क्या इस तरह चीजें भारत में हो सकती है, अरे कांग्रेस खुद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती थी 2004 में, किसने रोका? क्यों डर के पीछे हट गए? भाई सोनिया गांधी गए थे ना राष्ट्रपति भवन अब्दुल कलाम से बिल्कुल लिस्ट लेकर गई पेश करने के लिए। ये क्या कारण था? वापस आके 10 जनपद में जो मीटिंग हुई उसपे पूरा तय रिवर्स हो गया, वो नहीं बने और मनमोहन सिंह बने। देखिए क्या है कि उसका इसका आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भारत में अगर इतने सालों से जो अगर फॉरेन रूल रही है, वहां पे अगर कोई फॉरेन मूल के बना रहे, वो भी 2004 में, उसके लिए अलग परिस्थिति थी, उसकी अलग प्रतिक्रिया आ रही थी, वो अलग माहौल है। और इससे उसको तुलना करना मुझे लगता है कि बिल्कुल तुलना ही गलत। सही बात। राहुल जी, कोई कांग्रेस को फायदा नहीं है इसमें। ठीक है राहुल जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते थे, जल्दी से कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस पूरे मामले में कांग्रेस बिल्कुल खुश है। ऐसा नहीं कि शुभ घड़ू में कोई अशुभ वाली कहानी ला रहे हैं जो राजीव जी दावा कर रहे हैं। यहाँ पे मामला ये है कि इस परिस्थितियों से बहुसंख्यकवाद करने वाली राजनीति, आपका आरोप वही है कि बहुसंख्यकवाद। आप चलते चलते जवाब देना चाहेंगे राजीव जी? छोटा जवाब दे लेते हैं राजीव जी। बात खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ, महिला अल्पसंख्यक को लेकर कुछ बात कर रहे थे, बिल्कुल बानों को न्याय दिलाने के लिए आपका क्या स्टैंड है? जवाब सुन लीजिए। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी ने और ऐसे बहुत लोगों ने कहा कि भैया इसको तो हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, सोनिया ठीक है, चलिए, यानी कि शादी के कितने दिनों के बाद उसने भारतीय नागरिकता ली। उस विवाद पर हम नहीं चलेंगे, उस विवाद पर हम नहीं जा रहे। आज हम उस विवाद पर नहीं जा रहे हैं। जनता समर्थन नहीं कर रही है। बस सिर्फ बात यह है, देखिए राजीव जी आज उस विवाद पर नहीं जाएंगे। जनता समर्थन नहीं कर रही है, आज उस विवाद पर नहीं जाएंगे। नहीं बनेगी। बस ये है कि भारत ने हमेशा से ये उदाहरण पेश किया है कि यहां पर अलग अलग लोगों को, यहां पर अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने सब जगह पर, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, हर जगह पर, सेना हो, वहां पर भी हमने सर्वोच्च पद पर बिठाया है। इसलिए इस तरह की चर्चा आज नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी जुड़ने के लिए, शेखर सर जुड़ने के लिए और राहुल लाल जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो ये चर्चा नहीं होती तो ज्यादा अच्छा रहता और हम सभी मिलकर ऋषि सुनक को बधाई दे रहे होते और इस तरह की चर्चा की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ नेताओं ने गलत बयान दिए और उस पर वाद प्रतिवाद हुआ। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की बदतर स्थिति है उसकी एक बार फिर से पोल खुली है। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो तो उसकी खबरें तो आप सुनते ही रहते होंगे, और उसी क्रम में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बदतर स्थिति एक बार फिर से उजागर हुई है। पाकिस्तान के विधायकों ने मुल्क में बुनियाद परस्ती को मिल रहे समर्थन को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह बताई है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पंजाब असेंबली के कुछ विधायकों ने इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया है। फंडामेंटलिस्ट के बढ़ते दबाव के कारण अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की साजिश पर हुकूमत का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ गैर नागरिक की तरह बर्ताव किया जाता है। कई घटनाएं ऐसी होती ही रहती हैं। नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण करा देना वहां पर आम बात है। अल्पसंख्यकों को ईश निंदा का डर दिखाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की बदतर स्थिति के बीच भीड़ द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने की घटना तो आम है, प्रायः खबर आती ही रहती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासकर दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर भारत ने कई बार कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। अल्पसंख्यकों में अहमदिया और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के उत्पीड़न की चर्चा भी इस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में की गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो लोग अक्सर भारत के माइनॉरिटी पर नैरेटिव बनाते हैं वो पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम चलते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद जी के पास, विनोद मिश्र जी के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अभी हम इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें बात वही थी कि ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यहां पर कुछ नेताओं ने अल्पसंख्यक का कार्ड खेल दिया। लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है उस पर कभी किसी का मुंह नहीं खुलता। क्या मजबूरी है ऐसी, विनोद जी? देखिए लाल जी, आपने अपनी रिपोर्ट में बताई और आप पहले डिस्कस आप कर चुके हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा आगे इस चीज़ को रखता हूं कि ये पहला ऐसा मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में इस तरह की चर्चा आम हुई है, या आप कह सकते हैं कि एक रियलाइजेशन हुआ है कुछ ही लोगों में। आप कह सकते हैं कि वो मुट्ठी भर लोग होंगे जी। लेकिन ये मौका था आसमा जहांगीर की उस कॉन्फ्रेंस से। जो मरहूम आसमा जहांगीर है वो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार थी, बहुत बड़ी वकील थी। उन्हीं के याद में वो कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो पंजाब असेंबली के कुछ विधायकों ने ये बात रखी और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में इस बात की रखी कि भाई ये हमारा देश जो है, पाकिस्तान जब बना था तो ऐसा कुछ इस तरह का ये था नहीं कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों को लेके या बहुसंख्यकों को लेके एक बनाया गया था कि ये भारत और पाकिस्तान की जो हालत है वो एक तरह से उसमें धर्म के रूप में कोई विभेद नहीं होगा जी। लेकिन आप हुआ क्या, उन्होंने ये पाकिस्तान की उधर दिखाया कि भाई पाकिस्तान में डिवीजन के समय भी आप देखिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक हिंदू थे। आज उनकी तादाद जो है 18 लाख हो रही है। तो बाकी लोग कहाँ गए, कहाँ वो गुम हो गए लोग जो वहाँ पार्टीशन के बाद थे? लाल जी, हम लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो बड़े महानगर थे, बड़े शहर थे उस दौर में, चाहे लाहौर हो या सिंध हो, उन सारे इलाकों में जो बहुतायत वो हिंदू थे या पंजाबी सिख थे। तो आप पंजाब में देखिए वो सारे लोग कहाँ गए? जो बिजनेस क्लास थे, जो आप कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड थे, वो लोगों ने तो अपना पलायन कर गए, वो इंडिया की तरफ आ गए। लेकिन वो किसान, वो मजदूर, वो खेतीहर, वो कामगार, वो श्रमिक, वो सारे जो अपने दलित समुदाय से आते थे या पिछड़े वर्ग से आते थे, वो तो नहीं आ पाए। लेकिन उनकी तादाद कहाँ गई, कहाँ गुम हो गई? तो ये सवाल जब उठता है तो आप ये देखिए कि उन्होंने एक क्रमवार में उस तरह के जो वहाँ के लेजिस्लेचर हैं वहाँ पंजाब असेंबली के, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कशन में रखा
कि आपने जब से जियाउल हक के ज़माने से आपने जब ब्लास्फेमी लॉ लाया तो ये ग्रामीण इलाके में किसी एक पड़ोसी को एक तरह से एक हथियार मिल गया कि आप किसी माइनॉरिटी को इस तरह से दबाव बनाते हैं, इस निंदा के नाम पे आपने उसको एक तरह से केस करवाए और उसको धर्मांतरित कराया, और ऐसे होते होते पूरा का समाज आपने करा लिया। आज आप देखिए कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं का या सिखों के जो माइनॉरिटी हैं वहाँ पे उनके लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों को किस तरह से जबरन शादी होती है, किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है। तो ये सवाल अभी है दुनिया के सामने में। आप इंडिया के लिए जो नैरेटिव्स गढ़ते रहते हैं हमेशा, कभी एक बार पलक झाँके, कभी एक बार उसको देखिए वहाँ की हालत भी, और कभी उसको भी चर्चा में लाइए। भारत ने कई बार इस पे कड़ा विरोध जताया है, आपने अपनी रिपोर्ट में बताई कि आप देखिए कि वहाँ के जो मंदिर हैं या आस्था के केंद्र हैं उसको किस तरह से भीड़ द्वारा तहस नहस कर दिया जाता है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है या उसको जीने का अधिकार है, जो सिटीजन मिला है, उसको कैसे दोयम दर्जे पे रख दिया गया है, यही पंजाब असेंबली के कुछ विधायकों ने अस्मा जहांगीर के इस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि आप एक तरह से पूरी तरह से ये कौम, ये समाज, ये व्यवस्था जो फंडामेंटलिस्ट है वो एक तरह से रूल करता हुआ दिख रहा है वहां पे, और उसके दबाव में आप एकदम झुक गए हैं, और ये सारा के सारा इसके कारण जो है वहां के माइनॉरिटी को इस तरह का विरोध, ये इस तरह का जो अत्याचार है वो झेलना पड़ रहा है। लालचंद जी, पंजाब असेंबली के नेताओं की निश्चित तौर पर तारीफ होनी चाहिए जो उन्होंने बात कही है, लेकिन यहीं से ये सवाल उठता है कि पंजाब असेंबली के नेताओं ने तो ये बात की, नेशनल असेंबली में ये बातें कब होंगी पाकिस्तान में, ताकि कम से कम वहां पर जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो सुधर सके। और जिस तरह से आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, अत्याचारों का जिक्र किया, ईश निंदा का आरोप लगाकर धर्मांतरण करवा दिया जाता है, इन सब चीजों पर पाकिस्तान कब ब्रेक लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। उनके बड़े नेता कब इस चीज को समझेंगे? लाल जी, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि उस तरह के जो डिवीजन कराने का और पाकिस्तान को एक अलग देश मुल्क बनाने का जो जिन्ना साहब का जो जाता है श्रेय, उन्होंने भी नहीं ये बात कभी सोची होगी कि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को डिवीजन करा रहे हैं, जिस पाकिस्तान को लेके ये अलग मुल्क बना रहे हैं, उस मुल्क में कभी इस तरह की हालत होगी और इस तरह के अल्पसंख्यकों को दर बदर भटकना होगा। आप ये अब देख लीजिए, पंजाब से लेके राजस्थान के सीमा पे जितने भी वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, वो सारे के सारे हिंदू के, वही दलित और समुदाय के और पिछड़े तबके से जो आने वाले लोग हैं, जो अत्याचार सहते सहते वहाँ से रुखसत कर गए हैं। तो ये हालत बनी है और दुनिया की कोई भी ऐसी चर्चा और इस तरह की बातें, निगाहें वहाँ अब तक नहीं पहुँच रही है। तो वही पंजाब असेंबली के कुछ विधायकों ने ये सवाल उठाया कि हम एक देश की जो कल्पना करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, हम इस देश को क्या बना दिया है। ठीक है, आपने एक बहुसंख्यक इस्लामिक कंट्री के नाम पे आपने एक इस्लामिक कंट्री तो कर लिया, लेकिन जब वहाँ पे और लोग जो हैं, और आस्था के जो लोग हैं और विश्वास के जो लोग हैं, उनके आस्था को आपने ब्लास्फेमी और अलग अलग तरह के कानून बना के उनको आपने रौन दिया है, तो एक मुल्क के रूप में आप कहाँ पाते हैं एक सिविलाइज्ड नेशन में? ये सवाल के साथ में आपको ये बात देखनी होगी कि सियासत की इतनी मजबूरी है कि लाल जी, अभी भी पाकिस्तान एज ए नेशन अभी तक खड़ा हुआ ही नहीं है। नेशन जो है वो इसी तरह से मजहबी स्लोगन और इस तरह की चीजों से चल रही है। अब आप देखिए कि इसी मजहबी स्लोगन के कारण आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की जो सामाजिक व्यवस्था है, आप उसको मदरसे और वहां के मौलाना मौलवियों के हाथों में आप एक तरह से सुपुर्द कर दिए हैं। तो हुकूमत जो है, आपने जो नेशनल असेंबली का सवाल उठाया है, तो नेशनल असेंबली को पता है कि वो जब जीत के लोग आएंगे तो उनका वोट बैंक कहां है, और वोट जो मेजोरिटी में है वो इसी स्लोगन पे गढ़ा जाता है, इसी पे ये गढ़ा जाता है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जब कभी भी एक धार्मिक जलसे और जुलूस होते हैं किसी आपने बहुसंख्यक लोगों की, उस आबादी की, तो आप देखिए उतने लोग पॉलिटिकल पार्टीज के रैली में नहीं आते हैं। तो वो एक तरह से जो फंडामेंटलिज्म है, जो उसकी बुनियाद परस्ती है, वो समाज में इस तरह से रस रस के बसा दिया गया है कि लोग इससे अलग सोचने को ही तैयार नहीं है कि ये एक जो ह्यूमन राइट की बात तो छोड़िए, एक सिटीजन के रूप में वो अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी उस पाकिस्तान को जिनका उनका वो देश है, वो उनका बराबर का हक है, ये देने के लिए शायद वो धार्मिक आधार पर तैयार नहीं है। इसी बात को पंजाब के कुछ जो वहां के विधायकों ने इस बात को सवाल उठाया है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको इस फंडामेंटलिस्ट का जो ग्रिप्स है उससे बाहर निकलना होगा और वहां की हुकूमतों को इस बात को समझना होगा। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये विस्तार से विश्लेषण करने के लिए इस मसले पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए थे और जिन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जिस तरह से कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहा है, उसको लेकर उम्मीद की एक किरण जगी है। इसलिए उम्मीद की किरण जगी है क्योंकि जो वहाँ पर पंजाब असेंबली के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को एक बार फिर से उजागर किया है कि इस तरह का उत्पीड़न वहाँ पर होता है।
तो उम्मीद ये बनती है कि वहां पर ये बात अब नेशनल असेंबली में भी उठे और नेशनल असेंबली में उठ करके वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और हमारी जो अगली खबर है वो ये है कि पंजाब में किस तरह से किसानों का सत्याग्रह चल रहा है और केजरीवाल सरकार यानी कि वहां पर जो भगवंत मान की सरकार है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, वो क्या कर रही है। किसानों का सत्याग्रह, संगरूर पंजाब में किसान संगठनों का पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सीएम भगवंत मान के आवास पर धरना दे रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार के वादे को याद दिलाने के साथ किसान संगठनों ने फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया है। पराली पर सरकार के ढुलमुल रवैया और समर्थन मूल्य किसानों को ना मिलने का कारण किसान आक्रोशित हैं, जबकि किसान हितैषी का दावा करने वाली मान सरकार अपने किसी भी चुनावी वादे को जमीन पर नहीं उतार पाई है और किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार का वादा तो छलावा है। किसानों ने लिम्पी वायरस के कारण पशुधन के हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है। किसानों का आरोप है कि इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कृषि कानूनों के विरोध में अपना पूरा समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल ने उनकी हर मांग को पूरा करने का वादा किया था और अब पैसे का रोना रो रही है और केजरीवाल खामोश है। तो ये सवाल उठा है कि क्या कुछ जो वादा किया था और क्या हो रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। चलते हैं अपने संवाददाता के पास इस सवाल को लेकर के। हमारे साथ आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा जी, ये बताइए कि जिस तरह से कि वादा किया था, वैसे तो इस तरह की बातें होती हैं कि वादे का क्या, वादा तो टूट जाता है, तो वही वादा तोड़ दिया भगवंत मान की सरकार ने और उन्हीं वादों को याद दिला रहे हैं अब लगभग 2 हफ्ते से धरने पर बैठे किसान। लालचंद जी, जब ये सरकार आई थी तो यहाँ पे जब इलेक्शंस के टाइम पे इन्होंने प्रॉमिस करा था कि बदलाव की सरकार आएगी और हमने देखा था कि किसान किस तरीके से जो है टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे। उस वक्त भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और किसान भी चाहते थे कि एक बदलाव की सरकार आएगी जो उनकी बात सुनेगी। और पंजाब के ही प्राइमरीली जो फार्मर्स थे वो एजिटेशन पे बैठे हुए थे उस वक्त भी। तो अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि संगरूर जो कि भगवंत मान सीएम का घर है, वहीं पर ही घेराव करके ये लोग जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, उसी ही सेम तरीके से भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन जो है, इसके फार्मर्स जो है यूनियन जो है, ये बैठी हुई है और इतने दिनों से बैठी हुई है। दिवाली भी वहीं मनाई है और सारे त्योहार तीज भी वहीं बन रहे हैं और पूरे उसी तरीके से जो है ये उनका जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। उस वक्त भी भगवंत मान ने और केजरीवाल ने जो है जाके सपोर्ट दी थी किसानों की। किसान किसी की सपोर्ट नहीं मांग रहे थे। वो कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होना चाहते थे उस वक्त भी, और वो कहते थे ये किसान की लड़ाई है और हम किसान ही इसको लड़ेंगे। अब अगर देखा जाए तो जो वादे किए थे 7 अक्टूबर को जो है ये लोग मिले थे, किसान जो फार्मर्स जो है मिले भगवंत मान से और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था, मुंह जबानी आश्वासन दिया था कि हम आपकी जितनी भी मांगे होंगी वो पूरी करेंगे। पर अभी 15 अक्टूबर को दोबारा से उन्होंने उनको याद दिलाया कि जो आपने हमारे से वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो जनरल सेक्रेटरी है सुखदेव सिंह बीकेयू के, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि भगवंत मान हमें टाइम दें और वो हमसे बात करें, वो हमारी जो मांगे हैं वो पूरा करें। ये बताइए आकांक्षा, देखने में आ रहा है कि भगवंत मान उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बीसी एसएसपी के थ्रू मैं इसी पर आना चाह रहा था कि किसानों की दिवाली काली करवा दी। पहले वादा किया, अब किसानों की दिवाली काली करवा दी। कुछ कहने के बजाय अब मिलने तक का भी समय नहीं दे रहे हैं भगवंत मान वहां पर किसानों को। जी, इस वक्त जो आक्रोश है लोगों में, जो फार्मर्स में, वो यही कह रहे हैं कि हमसे बात की जाए।
हम बैठ के कोई भी हमारी जो मांगे हैं उन पे बात की जाए। हम किसी भी नुमाइंदे से बात नहीं करना चाहते, हम चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं और हमारी मांगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने हमारी मांगे मानने की बात भी कही थी, तो अब वो हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो और इसी के चलते 29 अक्टूबर को भी एक बैठक करेंगे वो। उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये लेंगे। तो यही देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष जो हैं किसी भी उस पे नहीं, कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल तो गंभीर हैं कि जो वादा किया उसे तोड़ दिया और अब मिलने से भी मना कर रहे हैं और किसानों की दिवाली काली हो गई। यानी कि जो आप वादा करके आए हैं जिस तरह से किसानों से, पंजाब में वहीं पर किसान लगभग 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, वो भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर धरना पर बैठे हैं संगरूर में। तो इससे सवाल तो उठता है, और सवाल सिर्फ वहीं पर नहीं, सवाल तो अरविंद केजरीवाल पर भी उठता है, जिन्होंने जाकर किसानों से लंबे चौड़े वादे किए। और आज सिर्फ भगवंत मान ही खामोश नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी खामोश है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हमारी जो अब अगली खबर होने वाली है वो है जो आज शाम में नज़ारा दिखेगा, हम सभी को वो नज़ारा दिखेगा, खगोलीय घटना। बात हम कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। और भारत में शाम 4:29 से लेकर 5:42 तक ये आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं वहां पर ये नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी भागों में, ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। द्वारका जो गुजरात के पश्चिम में है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल और लुधियाना में दिखेगा सूर्य ग्रहण। साथ ही आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी में भी लोग देख पाएंगे सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया, डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी। नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए देश के प्रमुख देवालय बंद हैं और अब शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तब मंदिर खुलेंगे। तो इसी क्रम में प्रयागराज के मंदिर, केदारनाथ मंदिर और सभी अधीनस्थ मंदिरों के कपाट भी बंद हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 4 बजे से ही लग गया था और इसी कारण मंदिरों के कपाट बंद हैं। इस साल इससे पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ था 30 अप्रैल को, लेकिन ये भारत में नहीं दिखाई पड़ा था। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर के जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओपी यादव जुड़ चुके हैं। ओपी, जिस तरह से ये जो सूर्य ग्रहण है, कहा जा रहा है कि भारत के कुछ इलाकों में, जो पूर्वोत्तर वाले इलाके हैं वहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी इलाकों में दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। क्या कुछ जानकारी वैज्ञानिक दे रहे हैं इस बारे में ओपी? जी, जिस तरह दिवाली और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का ये जो नज़ारा है वो खगोलीय घटना के हिसाब से काफ़ी मायने रखता है। हालांकि इस तरह की घटना सामान्य है, लेकिन खगोलविदों के अनुसार इसको जानने, समझने और अनुसंधान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस घटना की बात करें तो अब अगले 10 साल बाद यानी 2032 को ये घटना फिर से दिवाली के दूसरे दिन घटित होगी, सूर्य ग्रहण का नज़ारा। तो इस 10 साल के गैप को देखते हुए ये न केवल खगोलविदों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शोध अनुसंधान के लिहाज से भी काफ़ी महत्व रखती है। इसका सबसे बड़ा जो हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये नहीं दिखाई देगा, जैसे डिब्रूगढ़ है, आइजोल है, दीमापुर है, इन राज्यों में दिखेगा नहीं। लेकिन पश्चिम के जो राज्य हैं उनमें इसका 40 से 50% हिस्सा दिखाई देगा। दिल्ली की अगर बात करें तो ये 1 घंटा 13 मिनट रहेगा, वहीं मुंबई में 1 घंटा 19 मिनट रहेगा, कोलकाता में 31 मिनट रहेगा, तो चेन्नई में ये 12 मिनट रहेगा। यानी कुल ये 2:29 से लेके और शाम को 6:32 तक इसकी घटना का खगोलविद और देश और दुनिया के नागरिक नज़ारा देखेंगे।
करेंगे। इस दौरान ये 4 घंटे और 3 मिनट तक का जो दृश्य रहेगा खगोलविदों के लिए एक शोध और अनुसंधान का विषय रहेगा, वहीं आम जन के लिए कौतूहल का विषय भी रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की जब घटनाएं होती तो खगोलविद पूरे तैयारी के साथ इसको ऑब्जर्व करते हैं और कई तरह के इसके मायने निकालते हैं। अभी हमारे साथ नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक है प्रेरणा चंद्रा, जो बताएंगी कि इस खगोलीय घटना का कितना महत्व और भविष्य में इसके क्या मायने निकलेंगे। मैडम, आज जो ये खगोल घटना हो रही है, सूर्य ग्रहण का नजारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात करें ग्रहण की कि भारत से ये इससे पहले जो है 26 दिसंबर को 2019 में हमने देखा था, विटनेस किया था, और उसके बाद 2 साल कोरोना के जो 2.5 साल मान लीजिए, इस तरीके की कोई भी बड़ी घटना हमने भारत से नहीं देखी है। तो कोरोना के टाइम के बाद ये डेफिनेटली सभी लोगों के लिए एक ट्रीट रहेगा, ट्रीट टू वॉच रहेगा। और प्लानिटेरियम ने इसकी खासा प्रबंध करे हैं ताकि जितने भी लोग इस विषय पर रुचि रखते हैं और इस सेलेस्ट्रियल प्ले को देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर हमारे साथ देख सकते हैं। 4:29 पर ये स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे ये टू द मैक्सिमम रहेगा और 5:42 पर खत्म हो जाएगा। ओपी, जरा उनसे ये भी पूछिए कि आमतौर पर होता यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सलाह जारी किया जाता है, जैसे नेहरू प्लानिटोरियम में तो देखने की व्यवस्था है, लेकिन जो बाहर में देखें तो उनके लिए कुछ खास सलाह अगर मैडम बताना चाहें। जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, सूर्य ग्रहण का नज़ारा हो या खगोलीय घटना, तो कुछ न कुछ तैयारी नेहरू तारामंडल की तरफ से होती है। इस बार किस तरह के खास प्रबंध यहाँ किए गए हैं और दर्शकों के लिए, खगोलविदों के लिए, खगोल प्रेमियों के लिए इसके अलावा क्या एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इसको किस तरह देखा जाए, आंखें खराब न हो, और बहुत सारे ज्योतिष और कई मायने इसके होते हैं। बिल्कुल, जब भी हम बात करते हैं ग्रहण की, खासकर सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य को कोरी आंखों से देखना कभी भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं और ये एडवाइस किया जाता है कि उसको ना देखें। विशेष तरीके के सोलर फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं जिनके माध्यम से आप ये ग्रहण के नज़ारे को जो है वो देख सकते हैं या सूर्य को देख सकते हैं। कुछ समय पहले से ही प्लानिटेरियम ने ये गॉगल्स जो हैं वो अवेलेबल कराए थे, तो जो लोग इसको देखना चाहते हैं वो तारामंडल से ये सोलर फिल्टर खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे साथ जुड़कर यहाँ देखना चाहते हैं तो तारामंडल ने विशेष सोलर फिल्टर्स यहाँ पर लगाए हैं लोगों के लिए, तो वो बड़े तौर पर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन्स के माध्यम पे, ये लाइव कास्ट के माध्यम से कास्ट कर ये स्क्रीन पर भी चलाया जाएगा, तो दर्शक बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़कर ये देख सकते हैं। ओपी, एक सवाल, को भारत में कौन कौन सी जगह ये स्पष्टता इसकी रहेगी और दुनिया भर के देशों में भी? भारत की अगर हम बात करें तो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ बेल्ट पर ये बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया जाएगा, जबकि ये पूरे भारत में ही आंशिक तौर पर ही दिखाई दिया जाएगा। पर दिल्ली से बेहतर प्रतिशत पर हम नॉर्थ बेल्ट पर देख सकते हैं। लेह लद्दाख में ये बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पर ये पूर्णतः बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अंडमान निकोबार में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बाकी भारत के बाकी राज्य, अगर हम नॉर्थ से टूवर्ड साउथ जाते हैं तो ये कुछ प्रतिशत में सभी राज्यों पे दिखाई देगा। ओपी, उनसे जरा एक सवाल ये पूछिएगा कि सूर्य ग्रहण का क्या हमें जलवायु पर, मौसम पर, यानी कि अगर मौसम कहें तो आजकल में कोई असर, जलवायु पर कोई असर दिखाई पड़ेगा क्या? ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो कितना? जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो कई तरह के मौसमी बदलाव या और जलवायु परिवर्तन की स्थितियां भी नेचुरली घटित होती है, लेकिन लोग इसको सूर्य ग्रहण से जोड़ देते हैं। तो क्या सूर्य ग्रहण के दौरान जलवायु परिवर्तन या मौसमी परिवर्तन की कोई घटना या एडवाइजरी इस तरह की होगी? क्योंकि आज जैसे व्हाट्सएप हैक कर गया तो कई लोगों ने इसके मायने सूर्य ग्रहण से निकाल लिए, तो इस पर भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, इस तरीके सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का ही सारा ये खेल है, जो ग्रहण और बाकी सेलेस्ट्रियल प्ले जिनको हम कहते हैं, उनका एक केंद्र बिंदु बना रहता है। परंतु इसका आज के व्हाट्सएप के बंद होने से कोई संबंध नहीं है, ये एक महज एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। जबकि जलवायु और इन सब के परिवर्तन की बात करें तो ये प्राचीन समय से ही, इन्हीं की वजह से ही हमारे जैसे कहते हैं जो चंद्रमा की वजह से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है होता है। तो जो नेचर और सीजन है ये बिल्कुल सूर्य की वजह से ही है, परंतु कोई तरीके की एडवाइजरी या किसी तरीके के मिथ से इनका कोई संबंध नहीं। जी, ओपी, अक्सर देखने में आता है सूर्य ग्रहण होता है तो कई तरह की ज्योतिषाचार्यों की। जी ओपी, समय की कमी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त
इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।